हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे और यहाँ पर देख रहे हैं रिवीजन सीरीज जो प्रश्न है आपका आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपका बीपीएससी तैयारी 4 और अन्य जितने भी राज्य से टीजीटी पीजीटी होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछे गए प्रश्न पत्र हैं इसमें शामिल। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम तक आपका कंटिन्यूअस इसे लेने वाली हूँ मैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है? आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि कहानी संग्रह जो है दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो ये जो है ये नासिरा शर्मा जी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न और पूछे गए प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये जो है ये 2 खंडों में विभक्त है, 2 खंडों में। ध्यान रखना है इसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में से व्यंग्यकार कौन से नहीं हैं? तो रविंद्र त्यागी बिल्कुल हैं, अज्ञेय लतीफ घोंगी ये भी हैं, हरिशंकर प्रसाई ये भी हैं, अज्ञेय नहीं है क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि हैं तो ध्यान रखना है सी जो बी ऑप्शन है आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। तो कविता क्या है? पहले तो इसको कविता नहीं मानना है। क्या है इसकी विधा? निबंध है। ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। और ये किसका है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ध्यान रखना है, इससे महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल है। लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे है। लहरों के राजहंस ये 1963 ईस्वी का है, 1969 ईस्वी का है। आषाढ़ का एक दिन की बात करूँ तो ये 1958 ईस्वी का है। और कन्यादान चूँकि ये किसका है? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह का, तो ध्यान रखना है बी ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि मोहन राकेश का जो है नाटक नहीं है। और ये विधा तो इसमें दी ही नहीं गई है, तो ये बताते चलूँ कि ये जो है नाटक हैं सभी, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो पहले आपको ध्यान रखना है प्रश्न में ही प्रश्न छुपी हुई है। तो जोंक क्या है इसकी विधा? ये एक एकांकी है। कैसी है? तो ये सामाजिक व्यंग्य है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। सामाजिक व्यंग्य है जोंक, जो कि अस्क की एकांकी कृति है। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो ये जो है ये आत्मकथा है। ये और कितने खंडों में है? ये टोटल 4 खंडों में है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो वो 4 खंड कौन-कौन से हैं आप कमेंट में ज़रूर से बताना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक प्रश्न तो आपके बनेंगे तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपके आएँगे, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो देखिए कि 84 वैष्णव की वार्ता बिल्कुल जीवनी है। भक्तमाल ये भी जीवनी है। मालवीय जी के साथ 30 दिन ये भी जीवनी है। लेकिन जो बसेरे से दूर है ये क्या है? ये अभी मैंने ज़िक्र किया है हरिवंश राय बच्चन जी का जो 4 खंड है आत्मकथा का, उसी में से एक खंड है बसेरे से दूर। तो ये एक आत्मकथा विधा में गिनी जाएगी, ना कि ये जीवनी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न देखते हैं कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है।
तो ये है रेखाएं बोल उठी, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देख लेते हैं, श्री राम शर्मा की जो बोलती प्रतिमा रचना जो है इसकी विधा पूछी जा रही है, तो ये एक रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा। आगे प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है भामा द्वारा। तो और इनका जो टाइम पीरियड है ये 6वीं है, 6ठी शताब्दी है। रुदट जो है इसे भी ध्यान में रखना है, दंडी को भी ध्यान में रखना है, आचार्य विश्वनाथ भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, क्या है? एक विशेषण होगा, क्योंकि काली विशेषण है एक, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो, क्योंकि विशेषण दी गई है। आगे प्रश्न है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार बताना है आपको, और वो जो अलंकार है क्या है? असंगति अलंकार है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये जो है ये काव्यादर्श है, ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है काव्यादर्श, बार बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो प्रकाशित हुआ था ये 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। तो संपादक का भी नाम ध्यान में रखना है, पंडित जुगल किशोर। और कब हुआ था? तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से ये प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान या सुजान जो भी रखें। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि उर्वशी उर्वशी देख सकते हैं कि एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन हर बार जो है अर्थ उसका अलग है, तो यमक अलंकार होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होती है। तो ये जो ध्यान में रखना है, क्योंकि एस्टेट में भी पूछी गई थी, तो ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है, व्याकरण से प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह जो प्रकृति, तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। आगे है, द्विगु समास का उदाहरण बताना है, तो बिल्कुल सरल है, ये त्रिभुवन होगा, क्योंकि जिस शब्द में पहला जो शब्द हो वो क्या हो, अगर संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। राजा रानी देख लें, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। पीताम्बर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और भूदेव ये आप थोड़ा सा बताएं कमेंट करके। आगे देख लेते हैं, दृश्य काव्य की जो विधा है वो बताना है, तो ये नाटक आ जाएगा, क्योंकि दृश्य देख सकते हैं तो नाटक को बिल्कुल देख सकते हैं। निबंध आप लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, गीतिका भी, लेकिन नाटक जो है ये दृश्य विधा में गिनी जाएगी। आगे देख लें कि निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो ये जो हो जाएगा आपका क और त हो जाएगा, ये अघोष है और प्लस अल्पप्राण भी है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो ये गुजरात में माना जाता है। अगला प्रश्न है, क धन अपि की संधि होगी, तो कॉपी होगी, ठीक है, कॉपी। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है क्या है कि दैत्य दैत्य धन अरि दैत्यरी एक उदाहरण है, तो ये जो है ये स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा, और ये भी प्रश्न स्टेट में पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिधन आरोपण क्या होगा? तो प्रत्यारोपण होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो ये जो माना जाता है ये ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। और अगर भाषा संबंधी मैं प्रश्न की बात करूं तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है भाषा से संबंधित। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाया है। लगभग 4 से 500 तक का एमसीक्यू सिर्फ भाषा संबंधित मैंने कराया है। तो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उसे देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक-एक टॉपिक से मैंने कराया है और प्रीवियस प्रश्न भी मैंने कराया है, इंक्लूड है। तो सारा चीज़ आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और साथ में बताते चलूँ, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाती हूँ महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तो बी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरण सादृश्य होती है, तो अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, ये भी सही है। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये बिल्कुल नहीं होती है। तो भाषा पैतृक यानी आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर तुर्की? तो तुर्की ही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, डी क्या है? हाँ, तो डी ऑप्शन जो है ये तुर्की ही होगा। ठीक है, तुर्की होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का लास्ट प्रश्न है ये, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। तो ध्यान रखना है। और यहाँ से भी प्रश्न आपके स्टेट में या फिर बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें जो प्रश्न है, अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी सरल प्रश्न भी आप गलती से गलती करके आ जाते हैं और बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है प्रश्नों को और उनके लेवल को भी, चाहे वो सरल हो या फिर कठिन हो, उसे अच्छे से देखकर ही आपको जाना है। और जितना भी रिवीजन कर पाइएगा आप, अभी टाइम है, करते रहें, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए सेशन के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।